कहते हैं गुनाह हमेशा एक लंबी छाप छोड़ के जाता है हर उस इंसान के दिलो दिमाग पे जो इसका हिस्सा होते हैं। हर गुनहगार उसका बोझ लिए घूमता है और वो बस जिंदा रहता है नोच खाने को। भला अपने अंतर्मन से कोई भागे तो भागे कैसे। रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एक दिन था जब ज्यादा कुछ तो नहीं था पर सुकून था, और अब सिर्फ खालीपन। आज का दिन बहुत भारी है, आने वाले दिन शायद और बुरे हों। मैं इस कहानी का हिस्सा ना ही होता तो अच्छा होता, पर भला अपने अंतर्मन से कोई भागे तो भागे कैसे। मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित। सॉरी, मैंने सुना नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम इस केस में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आई एम श्योर हम आपकी वाइफ को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप लोगों का घर का सच खत्म हो गया? हाँ, आई एम सॉरी, हमें कुछ खास नहीं मिला है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पता चलता है तो मैं प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती है। थैंक यू सर। मैं समझ गया इस नाटक में मैं क्या हूँ। मैं वो दर्शक हूँ जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दर्शक जो कहानियों को हंसी के फव्वारों पे खिलखिलाते हुए भी देख चुका है और पीड़ा के रेगिस्तान में धधकते हुए भी। पर हर कोई मेरे जैसा तटस्थ नहीं रह सकता। रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी वास्तविकता का गुलाम है। शायद हमेशा से था। शायद उसे भी मेरी तरफ फर्क न पड़ता हो। सुनो, आज माँ का फोन आया था। उन्होंने बोला अगले महीने में आने को। प्लीज इस बार कोई बहाना मत बनाना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है, तो प्लीज जल्दी आ जाना। सुनो, आज माँ का फोन आया था। उन्होंने बोला अगले महीने में आने को। प्लीज इस बार कोई बहाना मत बनाना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैंने आज कुछ स्पेशल बनाया है, तो प्लीज जल्दी आ जाना। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। रोहित का भी एक अतीत था। उसके सफेद कॉलर के नीचे का काला धब्बा किसी को दिखता नहीं था, पर था। 3 साल पहले उसने जुर्म की दुनिया छोड़ तो दी थी, पर उस दुनिया ने उसे नहीं छोड़ा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो कभी उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। पढ़ा लिखा था तो एक ठीक ठाक जॉब भी मिल गई थी। एक प्यार करने वाली बीवी भी थी। ये सब कुछ उसे लौटने से रोकता था, लेकिन उस दिन ने सब कुछ बदल दिया। रोज की तरह वो अपनी डेस्क पर काम कर रहा था कि अचानक हेलो हेलो। कैसे हो रोहित? अमित, हाँ, तुमने क्यों फ़ोन किया है मुझे? और ये नंबर कहाँ से मिला? तुम इतने दूर भी नहीं गए हो रोहित। खबर तो रखी जाती है ना। किस लिए फ़ोन किया तुमने? रोहित, जब से तुमने सब छोड़ दिया ना यार, यकीन करो पूरा मज़ा ही ख़त्म हो गया। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, किसी तरह उसका भाई भी निपट गया होता तो शायद तू आज यही होता। अमित, अब जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना। अरे गलती हो गई। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तू ये बता फ़ोन क्यों किया है? रोहित, एक ऐसा मौका हाथ लगा है कि सब कुछ सेट हो सकता है। इतने पैसे है कि हम पूरी लाइफ खर्च करें तो भी ख़त्म नहीं होगा। मैं और रजत पूरा प्लान कर चुके हैं, बस तेरे बिना ही काम नहीं हो पाएगा यार। कैसा मौका? अगले कई सालों तक रोहित अपने आप से यही पूछता रहेगा कि अगर उस दिन उसने वो सवाल ना किया होता
तो क्या अलग होता, क्या बचता और क्या चला जाता, और उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। रोहित को वो मौका इंटरेस्टिंग लगा था, शायद हमें और आपको भी लगता। उसे एक तरीका दिखा कि कैसे वो इस नौकरी से पीछा छुड़ा सकता है और माया के साथ हमेशा के लिए एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। उस दिन उसका ऑफिस में भी मन नहीं लगा। बहुत दिनों बाद उसने सिगरेट भी पी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो बस माया की तरफ एकटक देख रहा था। माया, एक बात बोलूं? बोलो, क्या हुआ? आज मुझे कॉल आया था। कैसा कॉल? गैंग से। क्या तुम अभी भी बातें करते हो उनसे? नहीं यार, पर उन्हें मेरे बारे में सब पता है। पर क्यों फोन किया था? तुमने तो सब छोड़ दिया है ना, अब क्या चाहिए उन्हें? वो चाहते हैं कि मैं एक आखिरी बार उनके लिए काम करूं। बहुत पैसे इन्वॉल्व है माया। वो मुझे तीसरा हिस्सा देंगे, पर फिर भी बहुत सारा पैसा होगा। तो तुमने उन्हें ना बोल दिया ना? तुमने ना बोल दिया ना? नहीं, तुम्हें अच्छा लगता होगा ऐसे जीने में, मुझे नहीं लगता। और तुम्हें कैसे जीने में अच्छा लगता है कि पुलिस घर आती रहे, जानवर बन के फिरते रहो, लोगों को मारो? माया, बस एक आखिरी बार। और इस आखिरी बार में तुम्हें कुछ हो गया तो कभी सोचा है क्या होगा? माया, हम इस तरह से कब तक सिर्फ सरवाइव करते रहेंगे? यार, हमारी कोई लाइफ नहीं है, बस जिंदा है किसी तरह। तुम्हारा मन नहीं करता जिंदगी से निकलने का? मुझे कोई शिकायत नहीं है ऐसे जीने में, और अगर अब कोई कॉल आएगी तो तुम उन्हें साफ मना कर दोगे। बोलो, करोगे कि नहीं? ठीक है। मेरी कसम खा के बोलो। यार, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। रोहित ने माया को यह तो यकीन दिला दिया था कि वो कुछ नहीं करेगा, पर मन भला कहाँ मानता है। रात को बिस्तर पे वो करवटें बदलता रहा। माया भी सो नहीं रही थी। उसे डर था कि कहीं वो रोहित को खो ना दे, और रोहित को डर था कि कहीं वो इस मौके को ना खो दे। काफी करवटों के बाद आखिरकार माया ने रोहित से पूछ ही लिया। सुनो रोहित, तुम सच में कुछ नहीं करोगे ना? हाँ। रोहित में एक बहादुरी थी, वो बहादुरी जो अक्सर खुद को ही तबाह कर देती है। वो जानता था वो जो कर रहा था वो उसका पीछा करेगा। बस उसे ऐसा लगता था कि वो इन सब से बच जाएगा। उसे ये नहीं दिखा कि वो अब अकेला नहीं था। कुछ चीजें थी जो उसे कमजोर बनाती थी, पर जो उसे दिख रहा था उसकी चमक किसी को भी अंधा बना देने के लिए काफी थी। रोहित ने अब अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसे ये लगने लगा था कि जब सारी मेहनत वो कर रहा है तो वो पैसे अमित और रजत के साथ क्यों बांटे। उसकी भूख बढ़ चुकी थी। अचानक से फिर से वो वही पुराना रोहित बन चुका था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से कहीं दफन किया था। अपने फोन से उसने एक नंबर डायल किया और उस फोन कॉल ने सब बदल दिया। हेलो। कैसे हो अल्ताफ मियाँ? रोहित? पहचान गए आप? एक बार दोस्त बुलाया जा सकते हैं रोहित, दुश्मन नहीं। अभी भी आप मुझे दुश्मन ही मानते हैं? माफ़ कर देने का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम फिर से दोस्त हो गए। तनवीर के साथ जो हुआ था वो बुरा हुआ था भाई। मुझे आज भी अफसोस है उसका। तो इसके लिए फ़ोन किया है तूने? अफसोस जताने के लिए ज़्यादा देर नहीं हो गई? अल्ताफ भाई, बदला लेने का दिल नहीं करता? रोहित, अब बस। तू ही खड़ा हुआ था ना हमारे बीच उन कुत्तों को बचाने के लिए।
आज ये घाव खुरेद के मुझे मजबूर मत कर कि मैं पागलों की तरह फिर से तेरे पीछे पड़ जाऊं। तो अगर तनवीर का दोस्त नहीं रहा होता ना, तो आज ये सब बोलने के लिए जिंदा भी नहीं होता। अल्ताफ भाई, अगर मैं ये कहूं कि अमित और रजत दोनों को आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, तो तनवीर मेरा भी भाई था। उस वक्त कुछ ऐसा था कि मुझे बीच में आना पड़ा, पर आज वो वक्त है अल्ताफ भाई, हम दोनों अपना बदला ले सकते हैं। तू सचमुच करेगा ये? भाई मैं आपको जगह बताऊंगा और वक्त भी। अगर तूने ये कर दिया ना, तो तेरा एहसान रहेगा मेरे ऊपर। रोहित ने सोचा भी नहीं था कि एक मौत उसे दो दो मौके देगी। 3 साल पहले तनवीर की मौत ने ही उसका इस काली दुनिया से बच निकलने का रास्ता साफ किया था, और आज उसी की मौत उसे फिर से नई जिंदगी देने का जरिया बन रही थी। माया से झूठ बोलने का उसे अफसोस तो था, पर उसे लगता था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। उस दिन रोहित ने सब कुछ सही किया। उसने अमित और रजत को एक जगह मिलने को कहा, पर वहां कभी गया ही नहीं। उसने पुलिस को भी टिप दे दी थी कि वहां पे एक शूट आउट होने वाला है। उसे पता था अल्ताफ को पुलिस छोड़ेगी नहीं, और उसका मरना सब कुछ साफ कर देगा। एक भी निशान नहीं बचेगा रोहित तक पहुंचने का। उसने ऑफिस से बाहर जाने की छुट्टी ली थी, और ऑन रिकॉर्ड वो शहर से बाहर था। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, पर शायद हर जीत की एक कीमत होती है, और अब रोहित की कीमत चुकाने की बारी थी। हेलो, कैसा है रोहित भाई? रजत? क्या हुआ, भूत देख लिया? रजत भाई, तू जिंदा है यार? मैं क्या क्या सोच रहा था यार। मैं जब वहां पहुंचा तो पुलिस थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब से छुप के रह रहा हूं। अमित कहाँ है? रोहित भाई एक बात बता, तूने तनवीर को भी ऐसे ही मारा था ना, और फिर पूरन को मार के सब कुछ उसके सर मर दिया। मैं बस जानना चाहता हूँ। रजत तू क्या बोल रहा है यार? प्लीज मेरी बात सुन, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच यार। भला मैं तनवीर को मारूंगा? और इसी वजह से अल्ताफ को हमेशा से ये लगता रहा कि हमने तनवीर को मरवाया था। अब समझा। रजत मेरी बात सुन, तू मुझसे मिल, हम सब पैसे बांट लेते हैं। अच्छा तू ये बता, इतने पैसे थे कि हम लोग ज़िंदगी भर खर्च नहीं कर पाते, तूने बोला था ना, फिर तुझे अकेले सब कुछ क्यों चाहिए था रोहित? तू क्या बात कर रहा है यार? अमित कहाँ है? तूने अल्ताफ को ये नहीं बताया था क्या कि मैं भी वही हूँ? पागलों की तरह गोली चला रहा था मुझ पे। अल्ताफ को जैसे ही मारा पुलिस आ गई। मैं अपने भाई को ठीक से आखिरी बार देख भी नहीं पाया, पर इतना देखा था कि उसके पेट से एक हड्डी निकल आई थी। उसका चेहरा डरावना लग रहा था, जैसे भूत। अब बता दे रोहित भाई, क्यों किया? देख रजत, माया, रजत मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भाई, उसे कुछ मत करना। तू सारे पैसे ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। बस तू ये बता, तूने क्यों किया ऐसा? गलती हो गई रजत, माफ कर दे भाई प्लीज। तू पैसे ले ले सारे, प्लीज उसे कुछ मत करना रजत भाई। हम सब एक नई जिंदगी चाहते थे रोहित, बस, और कुछ नहीं। पर अब कुछ नहीं चाहिए। जितना मैंने सहा है उतना ही तू भी सहेगा। सिर्फ कुछ दिनों में क्या क्या बदल सकता है, कितनी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं, कितने सपने हमेशा के लिए बिखर सकते हैं। रोहित भागते हुए घर आया, और वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा भयानक था। कोई और होता तो शायद पहचान भी नहीं पाता कि वो माया थी।
रोहित रो नहीं पाया। उसे दर्द हो रहा था, पर वो सह गया। उसे ये सोचकर घिन आ रही थी कि वो पैसों से भरा बैग अभी भी उसके पास था। पुलिस से बचने के लिए उसने माया और बैग दोनों को गार्डन में दफन कर दिया था और माया की मिसिंग एफआईआर फाइल कर दी थी। रोहित पत्थर हो चुका था। माया को दफनाते हुए भी उसके आंसू नहीं गिरे। उसे अपना सच दिखने लगा था। बालकनी में बैठे बैठे सुबह से रात हो गई। काफी सोचने के बाद उसने एक नंबर डायल किया। हेलो नुसरत। रोहित, हाँ, आज इतने दिनों बाद। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मोइन कैसा है? अच्छा है, स्कूल जाने लगा है अब। तुम अपने बाबा के घर हो ना? नहीं, अब वापस आ गई हूँ। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है। नुसरत, मेरे पास तनवीर की कुछ अमानत है। उसने मुझे कहा था कि मैं इसे तुम लोगों को लौटा दूँ। तुमने अचानक शहर ही छोड़ दिया था, तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। अब जाके तुम्हारा नंबर मिला मुझे। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कुछ लेना चाहिए। नुसरत प्लीज़, मेरे पास यही एक मौका है कुछ अच्छा करने का। शायद इससे मैं तनवीर को जब भी मिलूं उससे नज़र मिला पाऊं। प्लीज़ नुसरत। रोहित ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज वो हमेशा के लिए सब छोड़ के जा रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने नुसरत और मोइन की आने वाली जिंदगी आसान कर दी थी। शायद अब वो ऊपर तनवीर से नजरें मिला पाएगा। उसके हाथों में एक फोटो एल्बम थी, माया के बर्थडे की फोटोज। वो उसे थोड़ी देर तक देख रहा था, फिर वापस रखकर चला गया। 2 दिन से चल रही बारिश अब बंद हो चुकी थी और धूप यूं खुल गई थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।